नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। मैं हूं प्रीति सिंह, मेरे साथ हैं हमारे संसदीय मामलों के संपादक अरविंद कुमार सिंह। प्रश्नकाल में जैसा आप जानते हैं आपके लिए अनस्टार्ट क्वेश्चंस यानी आतारांकित प्रश्नों को हम लेकर आते हैं और विभागवार मंत्रालयवार इन प्रश्नों को हम समेट कर आप तक लेकर आते हैं। इन प्रश्नों की जानकारी क्योंकि लिखित रूप में सरकार की तरफ से दी जाती है, इसलिए क्या जानकारी इसमें आई है वो आप तक पहुँचाना हम ज़रूरी समझते हैं। आज जिस मंत्रालय की बात हो रही है वो है संचार मंत्रालय, और इससे जुड़े प्रश्नों के सिलसिले को शुरू करें तो पहला जो प्रश्न है अरविंद जी संचार मंत्रालय से जुड़ा हुआ, वो पूछा गया है भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय पैकेज, ये जानकारी मांगी है ए मोहम्मद जन ने। तो क्या उत्तर मिला इसमें सरकार की तरफ से? ए मोहम्मद जन साहब ने ये जानना चाहा कि बीएसएनएल के लिए वित्तीय पैकेज तैयार करने पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है, उसका विवरण मांगा है। और उन्होंने कहा कि सरकार के लिए जो बीएसएनएल प्राधान्य है और वो चाहती है कि बीएसएनएल सुचारू रूप से काम करे, क्या ये बात सही है और क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसका जो जवाब दिया है संजय धोत्रे जी, जो कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो भारत संचार निगम लिमिटेड है यानी बीएसएनएल, वो भारत सरकार का सामरिक महत्व का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी इसका सामरिक महत्व भी है। और इसके पुनरुद्धार के लिए सरकार की ओर से 23 अक्टूबर 2019 को एक पुनरुद्धार की योजना का अनुमोदन किया गया है। इसमें अन्य बातों के साथ साथ 50 साल से अधिक आयु के जो कर्मचारी हैं उनको वीआरएस दे करके सरकार की कोशिश ये है कि जो स्टाफ की लागत है उसको कम किया जाए। उसके अलावा 4G सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को प्रशासनिक रूप से जो स्पेक्ट्रम है उसका आवंटन करने की बात है। बीएसएनएल की परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की बात है। इसके अलावा सरकारी गारंटी बांड जो है उनसे ऋण को पुनः निर्धारित करना और सिद्धांत रूप में बीएसएनएल और एमटीएनएल का विलय करके कुछ किफ़ायती उपायों को तलाशना है। और बजटीय आवंटन के हिसाब से 26,608 करोड़ रुपए, इसमें बीआरएस की जो राशि है और अनुग्रह राशि के लिए 13,840 करोड़ रुपए और 10 साल की अवधि के लिए पेंशन लाभों का जो अग्रिम भुगतान है वो 12,768 करोड़ रुपए का अनुमोदन सरकार द्वारा इक्विटी प्रदान करने के माध्यम से ये जो वित्त पोषण करके बीएसएनएल के लिए 14,115 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम की पूरी लागत इसमें जीएसटी को छोड़ करके है। और सरकार द्वारा बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषण करके 2,541 करोड़ रुपए के जीएसटी घटक का भी अनुमोदन किया है। इस तरह से अगर आप ये देखेंगे तो बीएसएनएल को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास है कि स्टाफ कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, बाकी और चीज़ों में जो ग्राहक उन्मुख सेवाएं हैं उनको कैसे किया जाए। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है प्रीति, क्योंकि नारायण लाल पंचारिया जी ने जानना चाहा है कि जो हमारी टेलीकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं उनको मुआवजा देने का, क्योंकि इसके लिए एक सार्वभौमिक निधि है और वो कैसे चलती है, क्या इस सवाल का क्या जवाब है प्रीति? यहाँ जो प्रश्न नारायण लाल पंचारिया जी ने पूछा है वो उन्होंने 5 भागों में पूछा और ख़ासकर उन्होंने अपने राज्य को लेकर भी स्थिति जाननी चाहिए है। उन्होंने पूछा है कि सरकार ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में टेलीकॉम अवसंरचना यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेलीकॉम का, उसके निर्माण और उसकी वृद्धि के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कोई मुआवजा दे रही है? अगर हाँ तो ब्यौरा का है, नहीं तो कारण क्या है? साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान इसके लिए किए गए बजट का प्रावधान क्या है और राजस्थान के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए ऐसी कोई धनराशि आवंटित की गई है, इसका ब्यौरा क्या है? उत्तर जो मिला है यहाँ पर मंत्रालय की तरफ से, यहाँ बताया गया है कि सरकार ने क्या किया है, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि जिसे यूएसओएफ कहा जाता है वो सृजित की है। ये क्यों सृजित की है? ये खास तौर से सृजित की गई है, इसका उपयोग कहाँ होगा? ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो क्षेत्र हैं, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर दूरसंचार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सृजन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इसका सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को सृजित किया गया। और इसमें 3 वर्षों का ब्यौरा जो मांगा गया, उन्होंने बताया है यहाँ कि 2016-17 में 3 वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए जो प्रावधान किए गए उनका ब्यौरा दिया है। 2016-17 में 1590.94 करोड़ रुपए ये दिए गए। 2017-18 में 930.57 करोड़ रुपए, 2018-19 में 549.43 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं। आगे राजस्थान को लेकर जो जानकारी मांगी, उन्होंने बताया कि राजस्थान के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, वहाँ दूरसंचार अवसंरचना की व्यवस्था करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से
802 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। और ये जब से शुरू की गई निधि तब से अब तक की जानकारी दी गई है, तो 802 करोड़ रुपए संवितरित किए गए। अगले प्रश्न पर हम आते हैं अरविंद जी, ये है कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत धनराशि का उपयोग। संजय सेठ जी ने प्रश्न पूछा, क्या जानकारी मिली इसमें? संजय सेठ जी ने जानना चाहा कि जो संचार मंत्रालय के अधीन जितने प्रशासनिक नियंत्रण वाले PSUs हैं और एजेंसियां हैं, वो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किसी धनराशि का उपयोग क्या कर रही हैं, उसका विवरण मांगा है। और ये भी पूछा कि क्या ये जो गतिविधियां हो रही हैं उन पर नज़र रखने के लिए कोई मतलब सोशल ऑडिट जैसा भी अरेंजमेंट किया गया है। ये संजय धोत्रे जी जो कि संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया है। ये जो मेसर्स TCIL है यानी टेलीकॉम कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, उसका एक विवरण दिया गया जिसमें ये कहा गया कि 2018-19 के दौरान जो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है उसके तहत 59.82 लाख रुपए की निधियों का उपयोग किया गया है। इसमें जो टेलीकॉम सेक्टर में कौशल विकास पर 18.82 लाख रुपए, द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात का है और अब्दुल कलाम मेमोरियल रामेश्वरम तमिलनाडु में, वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज के लिए 22.8 लाख रुपए, स्वच्छ भारत कोष पर 3.63 लाख रुपए और इमेज आधारित डाटा और डाटा विश्लेषण, उसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के उपयोग के जरिए परियोजना की व्यवहार्यता अध्ययन और भारतीय रेल के लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए स्टार्टअप संस्था को निधियन के लिए 8,85,000 रुपये और टेलीकॉम से जुड़ी परियोजना के लिए इंटरनेट बैंडविड्थ प्रभार पर 1.12 लाख रुपये ये प्रावधान किया गया। और जो ITI लिमिटेड है, यानी जिसको भारतीय दूरसंचार उद्योग कहते हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इसने 2018-19 के दौरान सामाजिक उत्तरदायित्व पर 64.12 लाख रुपए का खर्च किया है। इसमें अलग अलग हेड भी दिया है कि स्वच्छता पर, पेयजल पर, गरीबी उन्मूलन पर, शिक्षा पर, कौशल विकास पर, सामाजिक कल्याण पर। और ये जो आखिर में कहा है, जो हमारा BSNL और MTNL है, ये कुछ नहीं कर पाया है क्योंकि ये लगातार घाटे में जा रहा है। हालांकि ये भी PSU ही है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया है, इसीलिए जो है चूँकि इसकी स्थिति ठीक नहीं है। प्रीति, ये बताया है इन्होंने। अब अगला जो सवाल है वो कामाख्या प्रसाद तासा जी का है कि BSNL का जो नेटवर्क है उसमें सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी, जो कामाख्या प्रसाद तासा जी ने प्रश्न पूछा है, ये उन्होंने पूछा 4 भागों में, और उन्होंने जानना चाहा है कि क्या ये सच है कि सरकार देश भर में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के नेटवर्क के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है, और सरकार देश भर में भारत BSNL के नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं सरकार की तरफ से, और कुल घाटा कितना हुआ ये भी जानना चाहा उन्होंने BSNL को। यहाँ जो उत्तर मिला मंत्रालय की तरफ से, उन्होंने बताया कि जो दूरसंचार विभाग है, जिसे DOT कहते हैं, उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत BSNL एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है BSNL। क्या होता है इसमें कि BSNL एक बोर्ड द्वारा संचालित है, BSNL एक बोर्ड द्वारा संचालित कंपनी है, और ये जो नेटवर्क संबंधी मुद्दे हैं उनके सहित तमाम जो मुद्दे हैं वो दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संगठन के जो बेस्ट इंटरेस्ट है उसमें ये बोर्ड फैसला लेता है। आगे उन्होंने बताया कि 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने BSNL के लिए रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी, पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी गई 23 अक्टूबर 2019 को। इसमें क्या किया गया, बाकी बातों के साथ साथ रिवाइवल प्लान में 4G सेवाएं शुरू करने के लिए BSNL को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन करना भी इसमें एक कदम शामिल था। 4G सेवाओं के साथ साथ BSNL देश भर में अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड नेटवर्क मिले और उन्नत और तीव्र गति से चलने वाला नेटवर्क हो, सेवाएं हो, ये प्रदान करना इसका उद्देश्य है। BSNL ने यह भी बताया है कि चालू वित्त वर्ष, यानी अगर इसमें देखें चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 हो गया, और इसमें जो आंकड़ा दिया गया है वो 31 दिसंबर 2019 तक का आंकड़ा दिया है। उसमें एक घाटा बताया गया है 39,089 करोड़ रुपए का कुल संचित घाटा, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस जिसे हम कहेंगे, ये हुआ है 39,089 करोड़ रुपए का। तो ये जानकारी BSNL से जुड़ी यहाँ मंत्रालय ने दी है। अगला प्रश्न अब आ रहा है ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सेवा को लेकर। रवि प्रकाश वर्मा जी ने प्रश्न पूछा। अरविंद जी, काफ़ी अहम प्रश्न है ये, क्या उत्तर? हाँ बिल्कुल, ये अहम प्रश्न भी है प्रीति और काफ़ी बड़ा प्रश्न भी है ये।
काफ़ी जानकारियाँ इसमें मांगी गई हैं। और इस समय जो सरकार का पूरा फोकस ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो सूचना और संचार सेवा से किसी तरीके से वंचित ना रहें। इसलिए मैं संक्षेप में जवाब दूंगा क्योंकि अधिक समय नहीं है हमारे पास। ये जो सवाल उन्होंने पूछा कि ग्रामीण इलाकों में जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने के लिए क्या सरकार ग्राम पंचायतों में इंटरनेट सुविधा प्रदान कर रही है, विवरण मांगा है। इसमें जवाब संजय धोत्रे जी ने दिया है और बताया कि जो भारत नेट परियोजना है उसका मकसद जो भारत की सारी जो गांव पंचायतें हैं जिनकी संख्या 2.5 लाख है उनमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। और ये भी कहा कि इसके पहले चरण में 1,23,000 जो गांव पंचायतें हैं उनमें वाईफाई सेवाओं की व्यवस्था का काम राजस्थान सरकार, CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड आदि को सौंपा गया है। और जो दूसरा चरण है उसमें 1407 गांव पंचायतों में वाईफाई सेवाओं के साथ सैटेलाइट इंडिया की कनेक्टिविटी की व्यवस्था BSNL को सौंपी गई है। और इसके अलावा जो एक सवाल का जवाब आपने दिया था सार्वजनिक सेवा दायित्व, इससे भी धन आवंटन किया जा रहा है इसमें पूरे फील्ड में। और इसमें एक कुछ विवरण भी दिए गए हैं आगे कि कितना निधियां जारी की गई हैं, उपयोग कितना किया गया है। और ये भी दिया गया है कि कितने करोड़ रुपए जो सार्वजनिक सेवा निधि है जो USF है उसके द्वारा जो है कितना जारी किया गया है। तो ये सारे प्रयास ऐसे हैं जो प्रीति जिसके माध्यम से जो ग्रामीण संचार क्रांति को लाने की सरकार की जो पूरी, और इसमें दिया भारत नेट परियोजना के तहत जो वाईफाई सेवाओं के सक्रिय ग्राहकों की भी इसमें संख्या दी गई है। तो ये कुल मिलाकर के ये स्थिति है। हमको लगता है हमारा प्रश्नकाल का समय भी जी, आज का जो अंक है उसका समय यहीं पूरा हो गया है। लेकिन आज हमने संचार मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों को शामिल किया। अगले अंक में किसी और विभाग या मंत्रालय से जुड़े अहम आतारांकित प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे और अरविंद जी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।